हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और क्रैश में आज हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स चूंकि बड़ा पोर्शन है इसलिए उसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है। पी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट को। तो बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट और लेक्चर 1 में हम बात करेंगे बोरॉन और कार्बन फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। बोरॉन और कार्बन फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो अगर मैं सीधा सीधा बोरॉन फैमिली पे आ जाऊं, वन बाय वन बात करते हैं। तो बोरॉन फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये मेंबर हैं बोरॉन फैमिली के। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p1, 2p1। तो यहां पे हो जाएगा 3p1, दिस वन इज 4p1, दिस वन इज 5p1 एंड दिस वन इज 6p1। तो बोरॉन फैमिली के मेंबर्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसमें से बोरॉन जो है वो मेटालॉइड है। बोरॉन इज द मेटालॉइड। कुछ इसके फॉर्म्स जो है वो मेटल्स के होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स के भी होते हैं, इसलिए इसको हम मेटालॉइड कह सकते हैं। एंड ऑल द अदर्स आर मेटल्स, मतलब बोरॉन को छोड़ करके बाकी सब कैसे हैं? मेटल्स हैं। बाकी सब यहां पे मेटल्स हैं। और एक खास बात थी जो मैंने आपको बताया था कि गैलियम जो होता है ये लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका। गैलियम का इस ग्रुप में लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैलियम मेल्ट होने लगता है। तो द मेटल विच इज मेल्ट विद द हीट ऑफ हैंड, दैट मेटल इज गैलियम। वो मेटल कौन सा है? गैलियम है। ठीक है, तो गैलियम इज द मेटल विच इज मेल्ट विद द हीट ऑफ हैंड। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो हाथ पर रखने पर पिघलने लगता है। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। तो इंक्रीजेस एटॉमिक साइज नेचुरली इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। बोरॉन से थैलियम तक साइज बढ़ता है। थैलियम तक साइज बढ़ता है, लेकिन एक एक्सेप्शन आएगा। साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन साइज ऑफ एल्यूमिनियम। साइज ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एटॉमिक साइज ऑफ एल्यूमिनियम। Atomic size of gallium is less than atomic size of aluminum, because in case of gallium completely filled 3d orbital is present. Completely filled 3d orbitals, completely filled 3d orbitals are present. 3d orbitals are present. completely filled 3d orbital present होता है। completely filled 3d orbitals are present. higher nuclear charge and poor shielding effect. poor shielding इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, जिसके कारण गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से कम होता है। तो लॉजिक भी सीधे सीधे ध्यान रखना है। गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से कम है क्योंकि गैलियम में फुलफिल्ड 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट के मिनिमाइज होने के कारण गैलियम का साइज छोटा होगा
एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अगर मैं रेडियाई देखूं तो गैलियम के अंदर का, गैलियम का जो रेडियस है वो रहता है 135 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर, जबकि एल्यूमिनियम का जो रेडियस है, एल्यूमिनियम का जो साइज है वो 143 पिकोमीटर है, 143 पिकोमीटर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एटॉमिक साइज में यहां पे मिलेगा आपको। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से कम है। इसका लॉजिक है गैलियम में कंप्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट मिनिमम होता है और न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, इसलिए साइज पे फर्क पड़ा। साइज के बाद अब बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, क्योंकि वेरिएशन है साइज में, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी यहां पे वेरी करेगी। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा बोरॉन का, बोरॉन के बाद थैलियम का, थैलियम के बाद गैलियम और अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एल्यूमिनियम, और उसके बाद होगा इंडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लीस्ट है। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन इन कैरेक्टर है, इसलिए बहुत अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब जहां पे पूरी चीजें वेरिएट कर रही है वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इतने मेंबर्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, 1.5 गैलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6, 1.7 और 1.8। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है इसका, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है बोरॉन फैमिली के मेंबर्स के लिए, बोरॉन फैमिली के मेंबर्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द मेंबर्स ऑफ द बोरॉन फैमिली। उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं E0 वैल्यू। तो एक एल्यूमिनियम ही इसमें परफेक्ट मेटल है, एल्यूमिनियम ही इसमें एक परफेक्ट मेटल है। ठीक है, और इसका अगर E0 वैल्यू की हम बात करते हैं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम एक कॉमन ट्रेंड नहीं है, इसलिए मैं बार बार वैल्यूज की बात कर रहा हूं, है ना, ताकि क्वेश्चन गलत किसी एंगल से ना होने पाए। तो -0.87, -0.87, -1.66 is the E0 value for aluminum, -0.56, -0.56, -0.34, -0.34, और थैलियम के लिए ये वैल्यू है +1.26, मतलब थैलियम 1.26 और ये 1.50 है, 1.50। तो देखो अब इसमें से दो चीजें कॉमन निकल के आ रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बोरॉन फैमिली के मेंबर में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम। स्ट्रॉन्ग reducing agent, aluminum is the strong reducing agent because of less value of E0, क्योंकि इसके E0 का वैल्यू सबसे कम है। और इन मेंबर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कौन काम करेगा? तो थैलियम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थैलियम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं E0 वैल्यू के बेस पे कह पा रहा हूं। जिसका पॉजिटिव वैल्यू होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और ये इसका E0 वैल्यू। एल्यूमिनियम इन मेटल्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एल्यूमिनियम इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड थैलियम इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दीज मेटल्स। थैलियम इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, थैलियम इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर
नीचे जाने पर देखो कॉमन होगा +3, नीचे जाने पर +3 की टेंडेंसी घटेगी, नीचे जाने पर +3 की टेंडेंसी घटेगी और +1 की टेंडेंसी बढ़ेगी नीचे जाने पर। तो अगर +3 बोलेंगे तो +3 का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा बोरॉन में, फिर एल्यूमिनियम में, फिर गैलियम में, फिर इंडियम में और फिर थैलियम में +3। और अगर +1 बोलेंगे कि +1 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा तो थैलियम, थैलियम देन इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद बोरॉन। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बोरॉन में और थैलियम में +3, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, Tl plus is more stable than, Tl plus is more stable than Tl3 plus, Tl plus is more stable than Tl3 plus। इसीलिए थैलियम जो है, जैसे मान लो TlCl3 वाला कोई कंपाउंड है, तो TlCl3 वाला कंपाउंड होगा तो यहां पे तो चार्ज कितना है 3+ है ना, तो इसकी हमेशा टेंडेंसी होगी Tl प्लस Cl में जाने की, +1 में जाने की, +3 से +1 में जाने की टेंडेंसी होगी, +3 से +1 में जाने की टेंडेंसी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो काम कैसा करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। इटसेल्फ रिड्यूस होगा तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो Tl का जो भी +3 वाला कंपाउंड होगा उसमें टेंडेंसी होगी Tl के +1 वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होने की, Tl के +1 वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी। जबकि Ga का जो कंपाउंड है गैलियम का Ga3+ इज मोर स्टेबल देन Ga+, Ga3+ is more stable than Ga+। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी याद रखना है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड बात। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अब हम बात करते हैं ऑक्साइड के बारे में। ऑक्साइड, तो ऑक्साइड्स इसमें होंगे B2O3, केवल नेचर याद रखना है। B2O3 एसिडिक होता है, B2O3 Al2O3 और Ga2O3, मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम और गैलियम का, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। TN2O3 और Tl2O3, ये दोनों जो ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर आ रहा है, और जब डिफरेंट कैरेक्टर आता है तो थोड़े से चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली हमें सभी चीजों को याद रखना पड़ता है, स्पेसिफिकली हमें सभी चीजों को याद रखना पड़ता है। तो बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक होगा, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड जो होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। और इसके बाद इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड है, इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होंगे। हाँ, इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होंगे। अगले पॉइंट पर बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड के साथ इसके रिएक्शन। तो पहली बात ये ध्यान रखना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, बोरॉन do not reacts with non-oxidizing acid, non-oxidizing acid मतलब ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, लाइक HCl, HNO3, H2SO4 is the oxidizing acid। तो क्या ध्यान रखना है, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ
नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बोरॉन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। लाइक HCl मैं लिख देता हूं एग्जांपल जिससे आपको ध्यान रहे। लाइक HCl मतलब अगर ऑक्सीजन वाला एसिड होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो बोरॉन HNO3 के साथ रिएक्शन करके, बोरॉन HNO3 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा H3BO3। H3BO3 बोरिक एसिड बोलते हैं इसको हम। H3BO3 का फॉर्मेशन करेगा। बोरॉन रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म H3BO3। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसा HCl है उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा बोरॉन। जबकि एल्यूमिनियम में देखिए, एल्यूमिनियम आसानी से HCl के साथ रिएक्शन करके कहां चला जाएगा, AlCl3 में चला जाएगा। AlCl3 और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट कर देगा। तो HCl के साथ आसानी से रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। ठीक, उसके बाद रिएक्शन विद अल्कलीज। रिएक्शन विथ अल्कलीज, रिएक्शन विथ अल्कली, अल्कलीज के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कली, रिएक्शन विथ अल्कली। आफ्टर 500 डिग्री सेंटीग्रेड बोरॉन रिएक्ट्स विद अल्कली, मतलब 500 से कम तापक्रम पर बोरॉन अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसको रेजिस्ट करता है। आफ्टर 500 डिग्री सेंटीग्रेड बोरॉन रिएक्ट्स विद अल्कली, बोरॉन रिएक्ट्स विद अल्कली। तो बोरॉन 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर पर अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा। बोरॉन 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पर अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा और पोटेशियम बोरेट का फॉर्मेशन करेगा K3BO3, K3BO3, K3BO3 का फॉर्मेशन करेगा बोरॉन अल्कली के साथ रिएक्ट करके और साथ में हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करेगा। टेम्परेचर ध्यान रखना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिएक्शन होती है। जबकि एल्यूमिनियम अल्कली के साथ रिएक्ट करके, एल्यूमिनियम अल्कली के साथ रिएक्ट करके आसानी से क्या बना देता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देता है। NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये हुआ अल्कली का इफेक्ट। बोरॉन अल्कली के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिएक्शन करेगा, जबकि एल्यूमिनियम जो है आसानी से अल्कली के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हैलाइड्स। हैलाइड्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, तो हैलाइड्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो देखो 2-3 खास चीजें हैं इसमें। जैसे हम बात करें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में, तो बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ये इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो, या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s2 2p2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये 2s2 2s1 2p2 हो जाएगा। तो अब यहां पे 3 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। 3 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, तो आसानी से बोरॉन और फ्लोरीन मिलकर के, या बोरॉन किसी भी अपने हैलाइड के साथ मिलकर के क्या करेगा, ट्राइहैलाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बोरॉन का ट्राइहैलाइड, बोरॉन का ट्राइहैलाइड sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड 120 डिग्री वाला होगा बोरॉन ट्राइहैलाइड। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है,
उसके बाद देखो बोरॉन का कोई भी ट्राई हैलाइड बन रहा है तो कुल 5 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में गए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसने हैलाइड से शेयर करके लिया, तो नाउ 6 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल। अभी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बैलेंस सेल में, एंड 2 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है, तो जितने भी बोरॉन के ट्राई हैलाइड हैं, ऑल बोरॉन ट्राई हैलाइड, एल्यूमिनियम के भी अगर सिंपल है AlCl3 है तो उसमें भी यही कंडीशन आएगी, ऑल बोरॉन ट्राई हैलाइड्स, ऑल बोरॉन ट्राई हैलाइड्स आर एक्ट एज लुईस एसिड। बोरॉन के सभी ट्राई हैलाइड लुईस एसिड जैसा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हैं। अभी 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। इसलिए सभी ट्राई हैलाइड्स बोरॉन के लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। दूसरी बात यह आएगी कि देखो, अब कभी कभी ये पूछते हैं कि लुईस एसिड का बिहेवियर अगर बोरॉन के ही हैलाइड को कंपेयर कर दे तो क्या होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो देखो, पहला बोरॉन ट्राई हैलाइड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड था, तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में फ्लोरीन एडजेसेंट है, एक फ्लोरीन आया और वो जुड़ गया। किस ऑर्बिटल से जुड़ रहा है, p ऑर्बिटल से जुड़ रहा है, और p ऑर्बिटल से जुड़ने के बाद भी यहां पे ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। यहां पे ये ऑर्बिटल कैसा है, एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है। तो जब फ्लोरीन जुड़ेगा इसके साथ तो फ्लोरीन का साइज भी छोटा होता है और बोरॉन का साइज भी छोटा है, मतलब दोनों के न्यूक्लियर चार्जेस भी हायर हैं। तो इस हायर न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या होगा, बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा फ्लोरीन, जो उसके पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना उसको खाली ऑर्बिटल में डालने की कोशिश करेगा। टू पी ऑर्बिटल्स जो बोरॉन फ्लोरीन का है उसमें क्या कंडीशन है, 2s2 2p5, तो ब्रोमीन में 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 p ऑर्बिटल उसके पूरे भरे हुए हैं। एक से उसने जो खाली था उससे शेयर कर लिया, और जो ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड है 2px1 और 2py1 उसके कंप्लीटली फिल्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन को यहां पर डालने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। और फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगी, और बैक बॉन्डिंग से अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां डाल पाया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अदर हैलाइड्स की तुलना में, अदर लुईस एसिड की तुलना में कम हो जाएगी, अदर लुईस एसिड की तुलना में कम हो जाएगी, क्योंकि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में सबसे स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग इफेक्ट लगेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, लुईस एसिड का कैरेक्टर सबसे ज्यादा लुईस एसिड का कैरेक्टर होगा Bi3 में, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू बोरॉन, आसानी से ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में नहीं डाल पाएगा। फिर Br3, फिर BCl3, और सबसे लीस्ट लुईस एसिड कैरेक्टर किस में होगा, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा लुईस एसिड, बोरॉन ट्राईहैलाइड का लुईस एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, तो आंसर हो जाएगा Bi3। और सबसे वीक कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के चांस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में सबसे ज्यादा होंगे। बैक बॉन्डिंग के चांस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद AlCl3, अल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, अल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, AlCl3, अल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमेरिक फॉर्म
में आता है, एल्यूमिनियम ट्राइहैलाइड डायमेरिक फॉर्म में आता है, मतलब Al2Cl6 के फॉर्म में चला जाएगा। एल्यूमिनियम का ट्राइहैलाइड Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम का हैलाइड Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एल्यूमिनियम का ट्राइहैलाइड Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बोरॉन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक शो कर सकता है, जबकि एल्यूमिनियम मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक शो कर सकता है, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक शो कर सकता है, जबकि बोरॉन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक शो कर सकता है। एक p ऑर्बिटल ही खाली है उसके पास, तो एक कोऑर्डिनेशन और बढ़ा ले सकता है। वो तो 4 तक, 3 तो बैलेंस ही बना ही रहा है, एक और कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है बोरॉन, जबकि एल्यूमिनियम 6 तक के कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है। एल्यूमिनियम 6 तक के कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया एक। अब बात करते हैं आगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में। बोरेक्स Na2B4O7.10 वाटर। बोरेक्स के पहले कुछ फॉर्मेट्स, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बोरेक्स Na2B4O7.10 वाटर। और बोरेक्स के बारे में ध्यान रखेंगे, बोरेक्स को हम सुहागा भी कहते हैं। ऐसा एक स्लोगन आता है, सोने पे सुहागा, है ना, उससे भी रिलेटेड है ये, सुगा नहीं सुहागा, सुहागा भी कहते हैं बोरेक्स को। बोरेक्स को हम टिंकल भी कहते हैं, इसके नाम है ये बोरेक्स। तो Na2B4O7.10 वाटर इज द कॉमन बोरेक्स, ठीक है, इसको कहते हैं बोरेक्स या सुहागा। ये क्रिस्टलाइन बोरेक्स भी होता है, क्रिस्टलाइन बोरेक्स भी कहते हैं इसको, क्रिस्टलाइन बोरेक्स भी कहते हैं, और क्रिस्टलाइन बोरेक्स भी कहते हैं Na2B4O7.10 वाटर को, ठीक है। डेकाहाइड्रेटेड बोरॉन ट्राइऑक्साइड। तो बोरेक्स के नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है बोरेक्स का, Na2B4O7.5 वाटर, Na2B4O7.5 वाटर। इसको कहते हैं बेसिकली ज्वेलर्स बोरेक्स, ज्वेलर्स बोरेक्स, जिसको स्पेशली सुहागा कहना चाहिए, लेकिन कॉमनली हम बोरेक्स को सुहागा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। Na2B4O7.5 वाटर को कहते हैं ज्वेलर्स बोरेक्स, जिससे गोल्ड के 2 वायर को जोड़ा जाता है, जिसके हीटिंग इफेक्ट से गोल्ड के 2 वायर को जोड़ा जाता है, गोल्ड के 2 वायर को जोड़ा जाता है। और इसके बाद एक होता है Na2B4O7 ओनली, है ना, इसको कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस बोरेक्स। इसको बोरेक्स ग्लास भी कहते हैं, बोरेक्स ग्लास भी कहते हैं इसको, एनहाइड्रस बोरेक्स या बोरेक्स ग्लास भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बोरेक्स के फॉर्मूले हो गए। ज्वेलर्स बोरेक्स को ध्यान रखना है, Na2B4O7.10 वाटर, Na2B4O7.10 वाटर इज द नॉर्मल बोरेक्स, और इसको हम क्रिस्टलाइन बोरेक्स भी कहते हैं, सुहागा या टिंकल भी कहते हैं। इसके बाद अगर ज्वेलर्स बोरेक्स स्पेशली पूछेंगे तो Na2B4O7.5 वाटर को हम कहते हैं ज्वेलर्स बोरेक्स। एक और टॉपिक पर हम बात करेंगे, बोरेक्स से रिलेटेड एक और पॉइंट पे बात करेंगे बस केवल, तो वो है बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है बोरेक्स बीड
टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स से रिलेटेड एक टॉपिक पर और बात करेंगे, बोरेक्स बीड टेस्ट। और बोरेक्स बीड टेस्ट का यूज करते हैं यूज टू डिटेक्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट को पहचानने के लिए यूज करते हैं हम बोरेक्स बीड टेस्ट को। क्या होता है देखिए, जब Na2B4O7 को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, Na2B4O7 is heated at high temperature, then it gives B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बना के देता है। ये क्या बना के देता है? बोरिक एनहाइड्राइड बना के देगा। बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्मूला ध्यान रखना है, बोरिक एनहाइड्राइड जो कि ग्लासी मास होता है, ग्लास के जैसा मास होता है, और इसी को हम बोरेक्स बीड भी कहते हैं। बोरेक्स बीड, हिंदी में मोती कहते हैं बीड को, तो बोरेक्स बीड मतलब मोती जैसे ग्लास वाले स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके ऊपर इनऑर्गेनिक सॉल्ट को डाल करके हम हीट करते हैं। उसको मेटल वायर पे लगा लेंगे, उससे हीट करेंगे तो डिफरेंट कलर मिलेगा। तो B2O3 को बोरिक एनहाइड्राइड या ग्लासी मास होता है बोरिक एनहाइड्राइड का, और इससे हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे। तो देखो, अगर B2O3 को हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, B2O3 को हम क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो क्यूप्रोबोरेट बनता है। क्यूपरस मेटाबोरेट CuBO2 का होल ट्वाइस, क्यूपरस मेटाबोरेट बनेगा। क्यूपरस मेटाबोरेट ब्लू कलर का कंपाउंड है, तो क्यूपरस मेटाबोरेट ब्लू बन जाएगा। आगे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको कार्बन पाउडर के साथ हीट कर देंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो इससे कॉपर का कंफर्मेशन हम कर पाते हैं कि जो सॉल्ट था वो स्पेशली कॉपर था। तो कार्बन के साथ हीट करने पर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, क्यूप्रिक बोरेट में चला जाएगा और कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर के लिए ध्यान रखेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट पर, जब कॉपर सॉल्ट के साथ बोरेक्स बीड को हीट करते हैं हम तो ब्लू कलर आता है। इसके बाद Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड B2O3 के साथ बोरेक्स बीड के साथ या बीड के साथ क्रोमियम मेटाबोरेट बनाएगा। और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा, दिस इज ग्रीन। तो क्रोमियम सॉल्ट को हीट करने पर ग्रीन कलर आएगा। MnO मैंगनीज बोरेक्स बीड टेस्ट में कौन सा कलर देगा? MnBO2 होल ट्वाइस, MnBO2 होल ट्वाइस वॉयलेट कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है, वॉयलेट कलर का कंपाउंड फॉर्म करेगा। कोबाल्ट ऑक्साइड फिर से ब्लू कलर। तो कॉपर और कोबाल्ट में इनिशियली ब्लू कलर आता है, लेकिन कॉपर वाले सॉल्ट को, जब बने हुए सॉल्ट को हम कार्बन के साथ हीट कर देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। तो कलर पहचानना है, यहां पे कलर को ध्यान रखना है। निकल ऑक्साइड B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड के साथ NiBO2 होल ट्वाइस बनाएगा। NiBO होल ट्वाइस रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है, ये रेडिश
ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है, रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है। तो कलर्स को ध्यान रखना है, कलर्स आर इंपॉर्टेंट हियर, तो कलर्स को ध्यान रखना है। तो ये इतनी बातें आपको बोरेक्स से रिलेटेड ध्यान रखना है। उसके बाद H3BO3 बोरिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड को हम BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। बोरिक एसिड को कैसे बना सकते हैं, तो B2H6 इसको कहते हैं डाइबोरेन, B2H6 में पानी डाल दीजिए, B2H6 विथ वाटर, तो बन जाएगा 2H3BO3, 2H3BO3, 2H3BO3 और साथ में हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड ध्यान रखना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मेथड पर बात करते हैं, क्योंकि वहां पे एक फॉर्मूला आ रहा है, Ca2B5 Ca2B6O11, इसको कहते हैं कोलामनाइट। कोलामनाइट से भी हम बोरिक एसिड पर जा सकते हैं। तो कोलामनाइट को SiO2, कोलामनाइट को सल्फर डाइऑक्साइड है, कोलामनाइट को SO2 और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, SO2 और वाटर के साथ ट्रीट करके। कोलामनाइट का फॉर्मूला यहां पे ध्यान रखना है, कोलामनाइट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, 4SO2 11 वाटर। तो यहां से आपको मिल जाएगा B6 है, तो 6 मॉलिक्यूल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। H3BO3 के बैलेंसिंग इज नॉट कंपलसरी हियर, केवल कोलामनाइट को ध्यान रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हीट करेंगे तो ये चले जाएगा H3BO3 में। ओके, HSO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड में क्या क्या खास बातें हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट बात है बोरिक एसिड में, बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटिक एसिड। बोरिक एसिड एक प्रोटिक एसिड नहीं है, मतलब एक प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड नहीं है। इट्स नॉट अ प्रोटिक एसिड, एक प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड नहीं है। इट इज मोनोबेसिक लुईस एसिड, मोनोबेसिक लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है, मोनोबेसिक लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है, मोनोबेसिक लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है, मोनोबेसिक लुईस एसिड है ये, मोनोबेसिक लुईस एसिड है। देखो जैसे BOH होल थ्राइस या H3BO3 लिख सकते हो, वाटर के साथ डालोगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो जो बेस ग्रुप है उसको क्या करता है, गेन करता है, और BOH माइनस को गेन करने वाले को भी हम एसिड कहते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा BOH होल 4 माइनस, BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस निकल जाएगा, तो OH माइनस गेन कर रहा है, इसलिए ये एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो इसकी ये ध्यान रखनी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, बोरिक एसिड reacts with alkali to produce alkali के साथ रिएक्ट करके react with alkali to produce मेटाबोरेट, reacts with alkali to produce मेटाबोरेट, अल्कली के साथ रिएक्ट करके मेटाबोरेट बनाता है, अल्कली के साथ रिएक्ट करके मेटाबोरेट आयन प्रोड्यूस करेगा, मेटाबोरेट आयन प्रोड्यूस करेगा अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटाबोरेट प्रोड्यूस करता है, BOH
होल थ्राइस प्लस BOH होल थ्राइस प्लस NaOH। तो ये यहां से चले जाएगा BOH होल 4 माइनस BOH होल 4 माइनस प्लस Na प्लस Na प्लस बना देगा पहले स्टेप के अंदर। और ये जो कंपाउंड है ये इस तरीके से फिर स्प्लिट होता है, Na प्लस BO2 माइनस Na प्लस BO2 माइनस प्लस 2 वाटर में टूट जाता है, 2 वाटर में ब्रेक हो जाता है ये ओवरऑल कंपाउंड। तो मेटाबोरेट आयन सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना है। बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ये ध्यान रखना है। देखो जैसे मैं बात करूं सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बोरिक एसिड के, तो इस तरीके से ऑक्सीजन की लिंकिंग होगी यहां पे। अब ये ऑक्सीजन का जो लिंकिंग है ये OH वाला ग्रुप है ना, तो दूसरे वाले ग्रुप से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। OH sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जो H बचा हुआ है OH ग्रुप का, वो दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे BOH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन बोरिक एसिड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये बोरिक एसिड से रिलेटेड हमने कुछ बात की। अब हम बात करेंगे इस यूनिट के आखिरी टॉपिक पर, बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड्स जिसको हम बोरॉन हाइड्राइड्स जिसको हम बोरेन्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बोरेन्स, इसको बोरेन भी कहते हैं, बोरेन्स ऑल्सो कॉल्ड बोरेन्स। और बोरेन्स की कुल 2 सीरीज हमें मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोरेन्स, नीडोबोरेन्स और अर्केनोबोरेन्स। तो बोरॉन की पहली सीरीज है नीडोबोरेन, और बोरॉन की दूसरी सीरीज है अर्कानोबोरेन। बोरॉन हाइड्राइड की 2 सीरीजेस मिलती है, नीडोबोरेन, अर्कानोबोरेन। इसका फॉर्मूला है BnHn+4, जैसे अल्केन्स रहते हैं ना, CnH2n+2 लाइक दिस, BnHn+6, BnHn+6, जैसे B2H6 है तो B2H6 किसका मेंबर है, नीडोबोरेन का मेंबर है, और B4H10 किसका मेंबर है, अर्केनोबोरेन का मेंबर है, B4H10 इज ऑनकेनोबोरेन। अब हम बात करेंगे B2H6 के बारे में। B2H6 इट इज डाइबोरेन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो देखो डाइबोरेन में BH3 जैसे 2 हिस्से मिल सकते हैं, BH3 के 2 हिस्से हैं डाइबोरेन में, 2BH3 भी कह सकता हूं मैं इसको। अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल ऑफ बोरॉन। अगर मैं इससे 3 हाइड्रोजन को जोड़ दूं, अगले बोरॉन के पास भी बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इससे भी मैं 3 हाइड्रोजन को अगर जोड़ दूं तो ये हो गए 6 हाइड्रोजन और 2 बोरॉन। लेकिन दोनों बोरॉन को जोड़ने के लिए यहां मेरे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात ध्यान रखना है, डाइबोरेन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, सो
its planar structure is not possible. इसका प्लेनार स्ट्रक्चर संभव नहीं है. प्लेनार स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. तो अल्टीमेटली क्या होता है फिर? 2 बोरॉन एटम लाई इन द सेम प्लेन. 2 बोरॉन एटम सेम प्लेन में रहते हैं. ईच बोरॉन एटम फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम. और हर बोरॉन का एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. 2 बोरॉन एटम्स lie in the same plane and each boron atom form 2 covalent bond and 2 hydrogen atoms present up and down. 2 हाइड्रोजन एटम ऊपर नीचे रहते हैं. 2 हाइड्रोजन एटम्स present up and down. 2 हाइड्रोजन एटम्स present up and down where 2 electron concern the 3 corners. जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करते हैं? 3 कोनों को जोड़ते हैं. एक बोरॉन का बचा है, एक हाइड्रोजन का बचा है. एक बोरॉन का बचा है, एक हाइड्रोजन का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है. तो 2 बोरॉन, दोनों बोरॉन के बीच जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है? 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 कॉर्नर है. 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. BHB. तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है. इन द ब्रिज 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसर्न द 3 कॉर्नर्स. सो इट इज कॉल्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड. 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड भी कहते हैं इसको. 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड है ये. 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड. द बॉन्डिंग ऑफ ब्रिज, द बॉन्डिंग ऑफ ब्रिज, द बॉन्डिंग ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड. और ब्रिज की जो बॉन्डिंग है उसको बनाना बॉन्ड कहते हैं. इस टाइप के बॉन्ड को बनाना बॉन्ड कहते हैं. ये भी याद रखना है. द बॉन्डिंग ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड. ब्रिज की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहते हैं. ब्रिज की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहते हैं. यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा अलग से लेके आऊं तो देखो यहां पे 2H, ये जो ब्रिज बना रहे हैं इसके साथ, और ये 2 तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोजन है. यहां के एंगल जो रहते हैं वो 97 डिग्री के रहते हैं. 97 डिग्री का एंगल रहेगा क्रॉस वाला, है ना. तो आउटर एंगल रहता है 122 का, 122 डिग्री का. कभी कभी पूछते हैं इसलिए ध्यान रखना है. ये 97 के, ये 112 का. 2 बोरॉन के बीच का डिस्टेंस रहता है 1.77 आर्मस्ट्रांग. 2 बोरॉन के बीच का डिस्टेंस 1.77 आर्मस्ट्रांग. 119 पिकोमीटर का लेंथ रहता है आउटर साइड का. 133 पिकोमीटर का लेंथ रहता है इनसाइड का. इनसाइड का लेंथ कितना है? 133 पिकोमीटर. बाहर साइड का लेंथ कितना है? 119 का लेंथ रहता है बाहर साइड का. एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग इसके बारे में. एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, कम तापक्रम पर, एट लो टेम्परेचर B2H6 combines with ammonia, combines with ammonia, combines with ammonia to form, combines with ammonia, combines with ammonia to form addition product, addition product. लो टेम्परेचर पर B2H6 अमोनिया के साथ कंबाइन करके एडिशन प्रोडक्ट बनाता है. B2H6 प्लस अमोनिया, सिंपल एडिशन प्रोडक्ट. तो सिंपली लिख देंगे हम B2H6 डॉट टू अमोनिया. तो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. when heated above 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट करते हैं,
It forms volatile compound बोराजीन। तो ये volatile compound बोराजीन का फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म्स volatile compound बोराजीन। It is also known as inorganic benzene। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं हम बोराजीन को, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इट इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, और बोराजीन को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। तो B2H6 और अमोनिया का जो एडिशन वाला प्रोडक्ट था वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है B3N3H6 में। ये फॉर्मूला है बोराजीन बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन का, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला है ये। ओके, तो दिस इज द इनऑर्गेनिक बेंजीन, और ये बेंजीन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। अब बात करते हैं इसके बाद कार्बन फैमिली में क्या क्या इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उसके बारे में। तो कार्बन फैमिली के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कार्बन फैमिली के। कार्बन फैमिली में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन एंड lead are the members of carbon family. Carbon, silica, germanium, tin and lead are the members of carbon family. बैलेंस सेल इसका हो जाएगा 2s2 2p2, ये हो जाएगा 3s2 3p2, ये हो जाएगा 4s2 4p2, 5s2 5p2, और ये हो जाएगा 6s2 6p2। ये कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं। कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन एंड लेड आर द मेंबर्स ऑफ द कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन एंड लेड आर द मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन इसमें से नॉन मेटल है। सिलिका और जर्मेनियम जो है, सिलिका और जर्मेनियम जो है वो मेटालॉइड जैसे काम करते हैं, मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। टिन और लेड दो मेंबर जो इसके हैं वो मेटल्स हैं। टिन और लेड जो है मेटल्स के जैसा काम करता है। टिन एंड लेड आर द मेटल्स। तो सिलिका और जर्मेनियम के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है। सिलिका एंड जर्मेनियम आर एक्ट एज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के जैसा काम करते हैं। सिलिका और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक के जैसा काम करते हैं। सिलिका एंड जर्मेनियम आर एक्ट एज सेमीकंडक्टर। सिलिका एंड जर्मेनियम आर एक्ट एज सेमीकंडक्टर। अब सिंपली हम प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो कार्बन से बड़ा सिलिका, से बड़ा जर्मेनियम, से बड़ा टिन और उससे बड़ा लेड। मतलब यहां पे ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, सीधा सीधा इसका ट्रेंड है। आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं है ट्रेंड में, जैसा कि हमको देखने को मिल रहा था बोरॉन फैमिली में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन और लेड पे क्या ध्यान रखना है। कार्बन के लिए होता है 2.5, कार्बन के लिए 2.5, सिलिका, जर्मेनियम और टिन के लिए होती है लगभग 1.8 और लेड के लिए होती है 1.9। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की हम लोगों ने, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट
tendency of +4 oxidation number, tendency of +4 oxidation number decreases downside. +4 का टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर डिक्रीज होता जाएगा. टेंडेंसी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस डाउन साइड. टेंडेंसी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन नंबर, टेंडेंसी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस डाउन साइड. और नीचे जाने पर +2 की टेंडेंसी बढ़ेगी. टेंडेंसी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस डाउन साइड इन द ग्रुप. +2 का टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर क्या होगा? इंक्रीज होगा. +2 का टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर इंक्रीज होगा. द कॉमन ऑक्सीडेशन number of lead is +2. कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर lead is +2. lead का स्टेबल कंपाउंड हमेशा कैसा होगा? +2 वाला होगा. lead का स्टेबल कंपाउंड कैसा होगा? +2 वाला होगा. अगर Pb +4 में रहेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा, मतलब उसकी टेंडेंसी होगी Pb2+ में कन्वर्ट होने की. तो Pb का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा रहेगा? +2 रहेगा. Pb का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा रहेगा? +2 रहेगा. इसमें टेंडेंसी होगी Pb +4 में टेंडेंसी होगी कन्वर्टेड इनटू Pb2+, है ना. एक और बात ध्यान रखना है, एसएन के जो कंपाउंड होते हैं जैसे SnCl2 है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा. जबकि Pb का जो कंपाउंड होगा PbCl4 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा. Pb का कंपाउंड PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट. दोनों का साइज बड़ा है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा. डू नॉट एग्जिस्ट. PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. तो PbCl4 बनाता तो है लेकिन उसकी टेंडेंसी रहती है PbCl2 में कन्वर्ट करने की. तो +4 से +2 पे जाने की टेंडेंसी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है. और जो दूसरे स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसलिए Pb के +4 वाले जो कंपाउंड होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेंगे. जबकि इस ग्रुप में टिन के जो कंपाउंड होते हैं टिन +2 के फॉर्म में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है. टिन +2 के कंपाउंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं. आगे बात करते हैं एलोट्रॉफी के बारे में. यहां पे ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एलोट्रॉफी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलोट्रॉफी? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? when an element exhibited in 2 or more than 2 forms, जब एक तत्व 2 अथवा 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है. when an element exhibited in 2 or more than 2 forms having same chemical properties but different physical properties, जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट physical properties. Same chemical properties but different physical properties are called allotropes and this phenomena is known as allotrophy. इस phenomena को हम कहते हैं allotrophy. तो जब कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो उसको हम कहते हैं allotropes. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा एलोट्रॉफी में. Pb do not show allotrophy. Pb do not show allotrophy. lead में अपरूपता का गुण नहीं पाया जाता है. कार्बन lead में allotrophy नहीं होती है. कार्बन में क्रिस्टलाइन
और अमॉर्फस, इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, इसलिए ऐसा शॉर्टकट लिख रहा हूं अभी। अमॉर्फस दो एलोट्रॉप्स होते हैं, अमॉर्फस, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद सिलिका में भी दो एलोट्रॉप्स मिलते हैं सिलिका के, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, एज इट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। सिलिका के बाद जर्मेनियम के जो एलोट्रॉप्स हैं, जर्मेनियम के जो एलोट्रॉप्स हैं सिलिका के बाद, जर्मेनियम में टू एलोट्रॉप्स, जर्मेनियम में टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, दोनों क्रिस्टलाइन है ना, टू क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, इसका खैर कोई काम नहीं है, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। और टिन में तीन एलोट्रॉप्स मिलते हैं, टिन के जो एलोट्रॉप्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टिन के जो एलोट्रॉप्स है वो ग्रे, व्हाइट एंड रोम्बिक, ग्रे, व्हाइट और रोम्बिक, ग्रे, व्हाइट और रोम्बिक। लेड में कोई एलोट्रॉपी आती नहीं है, और कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में हमको बात करना है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो नेचुरल क्रिस्टलाइन, नेचुरल क्रिस्टलाइन, एक एक के बारे में बात करेंगे, क्या क्या कॉमन है। नेचुरल क्रिस्टलाइन में दो एलोट्रॉप्स आएंगे इसके, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट। इसके बाद आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन, आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन में आता है फ्लोरीन, आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन, आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन में आते हैं फ्लोरीन। और उसके बाद एमॉर्फस, एमॉर्फस में आता है लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक जिसको कहते हैं काजल, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये इसके एमॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं। अब वन बाय वन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम लोग। डायमंड, तो डायमंड के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल फॉर्म of carbon, form of carbon, sp3 hybridized tetrahedral form of carbon, sp3 hybridized tetrahedral form of carbon. Each carbon atom form 4 covalent bond. Each carbon atom form 4 covalent bond, covalent bond. ओके, हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड. It makes the diamond, it makes the diamond, it makes the diamond hardest, hardest, and there is no free electron and bad conductor, bad conductor.
इसीलिए डायमंड जो होता है हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। हालांकि कुछ चीजें और होती है, केमिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल जरूर रहेगा, लेकिन कॉमनली जो है, जो हम सब्सटेंसेस डेली लाइफ में देखते हैं, उसमें डायमंड का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल के अंदर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है इसमें वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 2.5। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 इसका अपवर्तनांक होता है, जबकि नॉर्मल ग्लास का 1.5 होता है। इसीलिए जब इसको विशेष प्रकार से काटा जाता है, जब इसको शेप दिया जाता है, व्हेन इट इज शेप्ड प्रॉपर्ली देन शो द ट्विंकलिंग। इसीलिए इसमें ट्विंकलिंग की प्रॉपर्टी आती है, लाइट, इसीलिए इतना महंगा भी है ये, है ना। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 2.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। डेंसिटी जो होती है इसकी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी फॉर द डायमंड, डेंसिटी फॉर द डायमंड। और डायमंड का वेट हम कैरेट में करते हैं। डायमंड इज वेटेड इन कैरेट, डायमंड इज वेटेड इन कैरेट। वेटेड इन कैरेट, डायमंड को कैरेट के अंदर वेट करते हैं। कैरेट्स के अंदर डायमंड को वेट करते हैं। और 1 कैरेट इक्वल टू होता है, 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। 1 कैरेट इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम्स। 1 कैरेट इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम्स। 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। 1 कैरेट इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम्स। और इंडिया में जो अभी तक सबसे बेस्ट डायमंड मिला है वो है कोहिनूर। ये था प्योरिटी के बेस पे 186 कैरेट का, 186 कैरेट, 186 कैरेट, 186 कैरेट का था। तो अगर मिलीग्राम में चाहिए होगा तो आप उसको 200 से मल्टीप्लाई कर लोगे। और अभी तक का सबसे बिगेस्ट डायमंड का जो कंपाउंड, बिगेस्ट डायमंड जो मिला है वो है कुलीनन। कुलीनन अफ्रीका में मिला है, अफ्रीकन कंट्रीज में मिला था कुलीनन। और ये 3025 कैरेट्स का था, 3025 कैरेट्स, 3025 कैरेट अफ्रीकन माइंस में मिला। ये इंडियन माइंस में मिला हुआ सबसे बेस्ट डायमंड है अभी तक का। ठीक है, तो ये कुछ डायमंड के बारे में बात किया हमने। अब बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है ग्रेफाइट। कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा ही, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो between 2 layers of graphite, between 2 layers of graphite, between 2 layers of graphite, van der Waals
फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। वैंडरवाल फोर्स, क्योंकि इसको अंदाज लगाना मुश्किल रहता है इसलिए ध्यान रखेंगे, लिखा मैंने इसलिए इसको। वैंडरवाल फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट ड्यू टू presence of free electron, presence of free electron, due to presence of free electron, it tends to form pi bond also, pi bond, and mobility of pi bond give the aromatic character, give the mobility of pi bond give the aromatic character, aromatic character, aromatic character and conductivity, and conductivity। तो एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है इसके कारण और कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.42 आर्मस्ट्रांग होता है इसके अंदर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.42 आर्मस्ट्रांग, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.42 आर्मस्ट्रांग, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.42 आर्मस्ट्रांग, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 1.42 आर्मस्ट्रांग। कोलाइडल ग्रेफाइट इन वाटर, और अगर ग्रेफाइट का वाटर के अंदर कोलाइड बनाते हैं, कोलाइडल ग्रेफाइट इन वाटर इज कॉल्ड एक्वाडैग, एक्वाडैग, एक्वाडैग। तो ग्रेफाइट का कोलाइडल सॉल्यूशन अगर वाटर के साथ है तो इसको एक्वाडैग कहते हैं। वाइल इन ऑयल तेल के साथ अगर कोलाइड बनाया, वाइल इन ऑयल इट इज कॉल्ड ऑयल डैग, जबकि तेल में बना हुआ इसका कोलाइड सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ऑयल डैग कहलाता है। यूज्ड एज लुब्रिकेंट, और ये लुब्रिकेंट के जैसा यूज होता है, यूज्ड एज लुब्रिकेंट। उसके बाद क्रिस्टलाइन में बच गया था आपका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को डिस्कवर किया कर्ल, क्रोटो और स्मैली ने, कर्ल, क्रोटो और स्मैली ने। बेसिकली ये 60-70 कार्बन का एसोसिएटेड फॉर्म है। इसको बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, बकमिनिस्टर के नाम पर ऑनर किया गया था उनके नाम को इससे, तो इसको बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। कार्ल, क्रोटो और स्मैली ने डिस्कवर किया था। अगर मैं कार्बन 60 की बात करूं तो कार्बन 60 के अंदर 12 5 मेंबर्ड रिंग एंड 26 मेंबर्ड रिंग होता है। 12, चलिए 20 लिख दिया, तो 26 मेंबर्ड एंड 12 5 मेंबर्ड, 12 5 पेंटागोनल 5 मेंबर्ड रिंग, 20.6 मेंबर्ड एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग रहता है C60 के अंदर। C60 के अंदर 12 5 मेंबर्ड एंड 26 मेंबर्ड रिंग। कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो रहता है सिंगल बॉन्ड वाला 138.3 पिकोमीटर, 138.3 पिकोमीटर, जबकि डबल बॉन्ड नो दिस इज डबल बॉन्ड लेंथ 143.5 और
सी डबल बॉन्ड सी का जो लेंथ रहता है 138.3 पिकोमीटर का रहता है इसके अंदर। तो ये कार्बन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लेंथ के बारे में बात हो गई। एक और बात C60 से रिलेटेड, C60 is being tried against AIDS। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर। तो एड्स के लिए, एड्स के रिमेडी के लिए इसको यूज किया जा चुका है C60 को। अब उसके बाद C70 में क्या ध्यान रखना है? तो C70 में हमको जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, 12 5 मेंबर्ड रिंग, 12 5 मेंबर्ड रिंग, 12 5 मेंबर्ड रिंग और 25 6 मेंबर्ड रिंग, 25 6 मेंबर्ड रिंग, 25 6 मेंबर्ड रिंग इन C70। तो इट इज अबाउट द एलोट्रॉफी। ये फिनोमेना आपका एलोट्रॉफी का यहां तक कंप्लीट हो गया। कैटानेशन, 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 कैटानेशन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। कैटानेशन, कैटानेशन इज कॉल्ड इन हिंदी, कैटानेशन इज कॉल्ड श्रृंखलन, मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म long chain, tendency to form long chain or branch chain, more element का association। तो tendency to form long chain, tendency to form long chain is called catenation। maximum in carbon, catenation की tendency किसमें होगी? maximum in कार्बन। सबसे ज्यादा कैटानेशन की पावर होती है कार्बन में। स्मॉलर साइज, हायर न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर साइज, हायर न्यूक्लियर चार्ज एंड परफेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर, परफेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर इसको कैटानेशन की टेंडेंसी देता है, कैटानेशन की टेंडेंसी देता है। तो कार्बन में सबसे ज्यादा, देन सिलिका में, देन जर्मेनियम में और देन फाइनली लेड में। वेरी वेरी ग्रेटर, वेरी वेरी लेस इन लेड। तो ये है कैटानेशन, कैटानेशन की टेंडेंसी। दिस इज द कैटानेशन टेंडेंसी। अब बात कर लेते हैं ऑक्साइड के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्साइड्स में? तो देखो, कार्बन में एक ऑक्साइड दिखता आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे, ये न्यूट्रल नेचर का रहता है। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। न्यूट्रल रहता है, जबकि CO2 कैसा है? एसिडिक है। CO2 कैसा है? एसिडिक है। और SiO2 भी कैसा होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक ऑक्साइड है। SiO2 भी कैसा होता है? एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होता है। SiO2 भी एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होता है। यहां पे लेड के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। टिन और लेड के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं। ऑक्साइड ऑफ टिन एंड लेड लाइक SNO, PbO, ये सब कैसे हैं? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। क्या खास बात है यहाँ पे ऑक्साइड्स में? क्या मैं बताना चाह रहा था, CO2 जो है वो गैस है, SiO2 जो है वो सॉलिड है। SiO2 इज सॉलिड। तो बहुत ही शॉर्टकट जाना है, इसलिए आसानी से सीखेंगे। CO2 गैस स्टेट में मिलता है, जबकि SiO2 सॉलिड स्टेट में मिलता है। क्यों? तो देखो, कार्बन
इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अभी केवल ये ध्यान रख लो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों के 2s और 2p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ CO2 देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल। तो ऑलमोस्ट सेम साइज होगा और सेम नेगेटिविटी भी है, सेम साइज सेम नेगेटिविटी, स्मॉलर साइज हायर पोलराइजिंग पावर, ऐसा आप कह सकते हो। तो जब CO2 बनता है तो CO2 के बनते समय सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है, और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण डबल बॉन्ड भी बन जाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी जो 4 थी वो कंप्लीट हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 जो थी वो कंप्लीट हो गई। 2s 2p आर द कंबाइनिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बना, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बना। तो पाई बॉन्ड बनने के साथ साथ क्या हुआ, बैलेंस ही कंप्लीट हो गई। तो एक sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर मॉलिक्यूल बन गया, sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर मॉलिक्यूल बन गया। बॉन्ड एंगल कितना रहता, 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, केवल लॉजिक ध्यान रखेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ p पाई बॉन्ड। अब p पाई बॉन्ड बना, मतलब डबल बॉन्ड भी बन गया सिंगल के साथ साथ, तो बैलेंस ही कंप्लीट हो गई। तो इट इज एस्केप फ्रॉम द सिस्टम, बैलेंस ही कंप्लीट तो चला जाएगा, इसलिए मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता और गैस स्टेट में रहेगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ p पाई बॉन्ड CO2 इज गैस, CO2 इज गैस, केवल ये लॉजिक ध्यान रखना है, CO2 इज गैस। जबकि SiO2 में क्या होगा, सिलिका के जो ऑर्बिटल है वो 3s 3p वाले होंगे, ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे होंगे, 2s 2p वाले होंगे। तो देयर आर डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का डिफरेंस है। सिलिका का साइज भी बड़ा हो गया है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब नो p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, नो p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कोई भी p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसको अपनी बैलेंसी 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी बैलेंसी को 4 करने के लिए दूसरे सिलिका के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपनी बैलेंसी को 4 करने के लिए दूसरे सिलिका के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जब ये दूसरे सिलिका के साथ जुड़ेगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड 3D नेटवर्क बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 3D नेटवर्क बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 3D नेटवर्क बन जाएगा। इसलिए ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसलिए कैसा होता है, सॉलिड होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो गैस होता है। इसी तरह से आगे भी ध्यान रखना है, जैसे आगे आएगा नाइट्रोजन जो है गैस है, लेकिन फास्फोरस जो है सॉलिड है। तो जिसमें p पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो कैसा होगा, वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और नहीं होगी तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। हैलाइड्स, तो देखो हैलाइड्स में जैसे सभी CH4 टाइप के हैलाइड बनाएंगे, सभी CH4, कार्बन का CH4 वाला हैलाइड, कार्बन का CH4 हैलाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। CH4 और जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है इसकी, उसके ऑर्डर में ही लिख देता हूं तो 2 काम हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ +4, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ +4। तो CH4 SiX4 GeX4 2 काम कर रहे हैं, SnX4 का थर्मल स्टेबिलिटी कम और PbX4 का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगा। तो ये हुआ बात +4 वाले हैलाइड्स के बारे में। और +2 की स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं, +2 की स्टेबिलिटी तो पहले दोनों में तो +4 ही रहेगा, +2 बनता ही नहीं है, कॉमनली +2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो +2 की स्टेबिलिटी देखेंगे तो PbCl2, SnCl2
देन GeCl2। तो ये +2 का स्टेबिलिटी है, +2 का थर्मल स्टेबिलिटी है। इसमें यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो CCl4 है, CCl4 डू नॉट हाइड्रोलाइज, डू नॉट हाइड्रोलाइज, डू नॉट हाइड्रोलाइज, डू नॉट हाइड्रोलाइज, डू नॉट हाइड्रोलाइज। अब कारण क्या है देखो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो बैलेंस सेल सीधा लिखता हूं, एक्साइटेड स्टेट 2s1 2p3 का कार्बन एक्साइटेड स्टेट का। अब कार्बन ने क्या किया, 4 क्लोरीन से मिलकर के बॉन्डिंग तो कर लिया, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्बिटल उसके पास प्रेजेंट नहीं है। मतलब मैं ऐसा सिंपली कह सकता हूं, नो डी ऑर्बिटल्स, नो डी ऑर्बिटल्स, कार्बन में कोई डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, नो डी ऑर्बिटल्स इन कार्बन। अगर मैं सिलिका की बात करूं तो सिलिका में 3s1 3p3 इज द एक्साइटेड स्टेट। सीधे एक्साइटेड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से ये बन गया SiCl4, SiCl4 बन गया, बट देयर इज डी ऑर्बिटल ऑल्सो प्रेजेंट इन सिलिका। 3d ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो जब आप इसको वाटर में एडअप करोगे, पानी में डालोगे इसको, तो वाटर एक्ट एज लीगेंड ऑल्सो, वाटर एज अ लीगेंड भी काम करता है, तो यहां पे आके एंट्री करना शुरू कर देगा और एक एक Cl को हटाता जाएगा और फाइनली वो SiOH4 बन जाएगा, SiOH4 बन जाएगा। इसलिए सिलिका का जो हैलाइड है वो वाटर सोल्यूबल है। सिलिका SiCl4 is soluble in water. CCl4 do not soluble in water because there is no d orbital in carbon. SiCl4 is soluble in water because there are d orbitals are present in the silica. D orbitals are present in the silica where water molecule occupy the d orbital in form of ligands. In form of ligands water molecule उसमें एंट्री कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं अब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके सब्सटेंसेस से रिलेटेड। अब बात करेंगे इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यहां पे, उसके बारे में बात करेंगे। सम स्मॉलर टॉपिक्स आर देयर। तो पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखना है। कैसा है, न्यूट्रल है। कार्बन को बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ऑक्सीजन 8, तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब जब नॉर्मली हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन के पास बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 4 तो 2 लोन पेयर और 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के मिलकर के यहां पे बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। देयर इज नो कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन, नो कंप्लीट ऑक्टेट, नो कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। और कार्बन का ऑक्टेट यहां कंप्लीट नहीं है। 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन यहां पे अभी तक आ पाए हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन यहां पे अभी तक आ पाए हैं। इसलिए क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, हालांकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी किसी को पेयर देते नहीं हैं, लेकिन इस केस में ये जो 2 बॉन्ड आपके बने हुए थे पहले से और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ऑक्सीजन के पास एक पेयर था और 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये पेयर इसको ट्रांसफर कर देता है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड C और O के बीच में एग्जिस्ट करता है। 6 इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस हो गया यहां पे, 2 2 4 और 2 2 2 4 और ये जो पेयर ट्रांसफर होकर आ रहा है ये 2 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 मिला के ये 8 का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का इस समय। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, स्ट्रक्चर के बारे में पूछ चुके हैं इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से
6 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, ये ध्यान रखना है। और ये बचा 2 इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पेयर ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर, कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की तरफ पेयर ट्रांसफर करती है। इसका एविडेंस प्रेजेंट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड आता है C और O के बीच में, जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर ले, अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में सो जाए, मतलब जैसे ठंड के दिनों में हमारे यहाँ लोग गांव में या शहर में भी कोयला जला करके या कुछ बांध करके अंदर कमरे में सो जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, लंग्स में चला जाएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा तेजी से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ hemoglobin. Carbon monoxide form stable complex with hemoglobin. This is called carboxyhemoglobin complex. Carboxyhemoglobin complex कहते हैं उसको. It is 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex. It is 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex. तो कितना 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या होगा, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का पावर खत्म हो जाएगा एंड इट कॉजेस द सफोकेशन एंड फाइनली डेथ। इससे क्या होगा, व्यक्ति का दम घुटने लगेगा, सफोकेशन होगा और फाइनली डेथ हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड एस्फेक्सिया। इस डिसीज को हम एस्फेक्सिया कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ 300 टाइम्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सफोकेशन एंड फाइनली कॉजेस द डेथ। और इससे बचने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट से, मतलब एस्फेक्सिया से बचने के लिए अगर पहले पता चल गया तो पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो कार्बोजेन का एक मिक्सचर दिया जाता है एस्फेक्सिया को रोकने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट को रोकने के लिए, पॉइजनस इफेक्ट को रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जिसमें 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन दिया जाता है इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने के लिए। एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड कार्बोजेन। इस मिक्सचर को हम कहते हैं कार्बोजेन। तो कार्बोजेन का एक मिक्सचर दिया जाता है इसको रोकने के लिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे ड्राई आइस के बारे में। तो ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिडिफाइड फॉर्म। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड। ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड किसको कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड कहते हैं। सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड, जो कि रेफ्रिजरेंट, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने के समय काम आता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर करने के काम में आता है ड्राई आइस और ड्राई गैस। ठीक है, और कुछ और इंपॉर्टेंट कंपोजिशन यहां पे, तो CO2, CO प्लस N2, CO प्लस H2 को हम कहते हैं वाटर गैस। वाटर गैस, CO प्लस N2 को हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, और वो कंपोजिशन मैंने आपको बताया था CO2 प्लस ऑक्सीजन, 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड कंपोजिशन को हम कहते हैं कार्बोजेन। कार्बोजेन, तो ये ध्यान रखना है, ये एस्फेक्सिया के लिए जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसको ब्रेक करने के लिए काम में आता है। और नेचुरल गैस और बायोगैस के अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है CNG, LNG, इनका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। इनका
मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, है ना। तो मीथेन के बारे में भी ध्यान रखना है। नेचुरल गैस और बायोगैस का मेन कंटेंट है मीथेन। और सीएनजी और ये आपका जो पेट्रोल गैस जो रहता है एलपीजी, ये एलपीजी नॉर्मल ब्यूटेन होता है एलपीजी, उसके साथ साथ C2H5SH या CH3SH मिथाइल मर्केप्टॉन या इथाइल मर्केप्टॉन को मिलाते हैं प्रोड्यूसिंग ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए मिथाइल थायोस अल्कोहल या मर्केप्टान भी बोलते हैं, CH3SH या C2H5SH को हम ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए मिलाते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर। और एलपीजी होता है नॉर्मल ब्यूटेन को हम एलपीजी कहते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द कार्बन फैमिली।